Hello, myself Kiran Bhargav. I am from Government High School कुर्रा, डिस्ट्रिक्ट छतरपुर। मैं विज्ञान शिक्षिका हूँ। बच्चों, मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकार लेकर आई हूँ और आपको इसी के साथ विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इन्हें लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि इसका जो भी नया अपडेट आएगा वो आपको उपलब्ध हो जाएगा और आप आसानी से अध्ययन कर पाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको विज्ञान का 10वीं का पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ाने जा रही हूँ। तो छात्रों, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे घर में आपकी माताजी खाना पकाती है, हम ये सांस लेते हैं, या आपने देखा होगा लोहे पे जंग लग जाती है, या दूध से दही का जमना, ये सब ऐसे परिवर्तन है जिससे कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसीलिए इसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब रासायनिक क्रिया में दो चीज़ें बहुत मुख्य होती हैं। सबसे पहले ही वो जो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, और दूसरे जिनके फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। इसको मैं अभी आपको थोड़ी सी ही देर में बताऊंगी कि कौन अभिकारक है और कौन उत्पादक है। अभी रासायनिक अभिक्रिया को हम एक परिभाषा के तौर पे ऐसा लिखेंगे कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है जिसमें विभिन्न परमाणुओं का समूह मिलकर एक नया पदार्थ निर्मित करता है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ कई तरह के बदलाव ला सकते हैं। जैसे हम देखते हैं पौधे भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण का उदाहरण दे सकते हैं। हमारा पाचन, फलों का पकना या कागज़ का जलाकर, ये सब ऐसी प्रक्रियाएं हम देख सकते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि इनकी प्रकृति में भी बदलाव आता है और एक नया पदार्थ भी बनता है। इसका मतलब है ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, लेकिन हमें उनके प्रकार के बारे में पता नहीं होता। तो चलिए हम आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संयोजन अभिक्रिया का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन C प्लस ऑक्सीजन O2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर C और O2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई? उत्पाद। तो ये दोनों मिलकर जब एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी जुड़ना। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ आती है हमारी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, ऊष्मा का उत्सर्जन ऊष्माक्षेपी, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा का भी उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, हम मीथेन CH4 है और ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, इसमें जल का निर्माण होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। दूसरी अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। मतलब जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादन बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे संयोजन का विपरीत है वियोजन, यानी कि जब संयोजन में दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे थे तो वियोजन में एक जो अभिकारक है वो टूटकर दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। उसके बाद आता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है।
जैसे कि हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे चूने का पत्थर कहा जाता है। जब इसमें ऊष्मा लगेगी, ऊष्मा शोषी है ना, ऊष्मा का अवशोषण हुआ तो ये टूट कर किस में बदली, कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा गया। अब बात आती है विस्थापन अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है, इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, विस्थापन। अब कॉपर सल्फेट CuSO4 को जब जिंक से क्रिया कराएंगे तो जो जिंक है वो अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो वो जिंक को, कॉपर को क्या कर लेगा, उसको विस्थापित कर देगा और जिंक जो है जिंक सल्फेट बनाकर कॉपर अलग हो जाएगा। उसके बाद आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट भी लेंगे, फिर दोबारा मैं वही एग्जाम्पल लूँगी और जिंक लेंगे, तो अब इसमें क्या हुआ, आयन बदले, जिंक के साथ सल्फेट, जिंक पॉजिटिव था यानी धनायन था और सल्फेट ऋणायन था, तो जिंक ने सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर को अलग कर दिया। इसके बाद अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे कॉपर और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब जब अपचयन किसे कहेंगे, बिल्कुल उपचयन के विपरीत, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो, बिल्कुल अपोजिट है ये देखिए, तो उसे अपचयन कहा जाएगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड, बिल्कुल वही एग्जाम्पल दोबारा, उसको अगर क्लोराइड से क्रिया करा रहे हैं तो वो कॉपर में और पानी में अलग हो जाएगा, जिसे अपचयन कहेंगे। अब क्या छात्रों आप मुझे ये बता सकते हैं कि उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया अगर एक साथ हो तो उसे क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो छात्रों हमने इस पूरे अभिक्रियाओं के प्रकारों की पुनरावृत्ति की, रिवाइज किया, क्योंकि बहुत पहले भी मैं इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ और आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से भी आता है, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे डेली लाइफ है या डेली रूटीन है तो दैनिक जीवन में जो उपचयन अभिक्रियाएं उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले चीज़ आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में लोहे पे कुछ समय के बाद आपने देखा होगा भूरा भूरा रंग सा चढ़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अगर हम वैज्ञानिक भाषा में बात कहें तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु आर्द्रता, भाई आर्द्रता आ जाएगी, नमी आ जाएगी, हवा के कांटेक्ट में आएगा, पानी, बारिश हो गई, जल है, नमी है या अम्ल, इनसे अगर संपर्क करता है तो धातु की ऊपरी परत क्या होती है, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और उसे एक ब्राउन ब्राउन या भूरा सा रंग आने लगता है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। इसका उदाहरण अगर संक्षारण का दिया जाए तो क्या है वो, लोहे में जंग लगना, कभी कभी आपने देखा चांदी पर एक काली काली परत बन जाती है, तांबे पर हरी हरी परत बन जाती है, ये सब क्या है, ये संक्षारण के उदाहरण हैं। अब बात आती है विकृत गंधिता, क्या चीज़ है ये। आपने देखा होगा कि जब कोई वसा युक्त या तेलीय खाद्य सामग्री, नमकीन है, बहुत दिनों का रखा है, या बूंदी है, अगर ये काफ़ी दिनों के बाद हो जाती है, उसको खाएंगे ना तो उसका स्वाद बदल जाता है ना, और उसकी गंध भी बदलने लगती है, तो हम कहते हैं कि अरे ये ख़राब हो गया। तो अगर बहुत तली जो चीज़ें हैं, तली खाद्य सामग्री है या वसा युक्त चीज़ें हैं, जैसे ये वायु के संपर्क पे आती है और बहुत दिनों तक रखी रहती है तो ये क्या हो जाती है, उपचयित हो जाती है, ठीक है, जिससे उनका क्या हो जाता है, टेस्ट यानी स्वाद और गंध दोनों ही चेंज हो जाती है, बदल जाती है और वो खराब हो जाती है, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब ये बात आ गई, लेकिन अगर मार्केट में हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं आराम से, कभी चिप्स खरीद ली, कभी कुरकुरे खरीद लिए, पर वो ख़राब नहीं होते। क्यों? उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जब ये मार्केट में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उन्हें एक ऐसे पैकेट्स में डाला जाता है इन खाद्य सामग्रियों को कि उसमें ऑक्सीजन नहीं, उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है, ताकि ये नाइट्रोजन युक्त होने से वो सामग्री काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीने तक आसानी से चल जाती हैं और उसको हम खा सकते हैं, खाने योग्य रहती है। तो छात्रों, आज हमने पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रकारों को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से आपने पढ़ा होगा।
सुना है, आप इसका एक बार रिवीजन करेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। फिर मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी एक नई चैप्टर के साथ।